नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप जीएसटी की 3B फाइल कर सकते हैं। जीएसटी 3B फाइल करते टाइम आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है कि आप आईटीसी किस तरह से क्लेम करें, कि हमारे 2B में कौन से बिल शो करते हैं, 2A में कौन से बिल शो करते हैं। अगर एक बार क्या होता है कि 2B में हमारे बिल शो करते हैं, 2A में शो नहीं करते, कौन सा आईटीसी हमें लेना होता है और कौन सा आईटीसी हमें रिवर्स करना होता है। तो वो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्या कीजिए कि अपने जो आपका जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। उसके लॉगिन करने के बाद जिस मंथ की आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है वो आप ओपन कर लीजिए। मेरे केस में मैंने सितंबर मंथ की 3B फाइल करनी है, तो मैंने 3B ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने जीएसटी 1 फाइल कर चुका हूँ। जब तक आप जीएसटी 1 फाइल नहीं करेंगे तब तक आपके लिए 3B का ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। तो पहले लोग क्या करते थे कि जीएसटी 1 में तो रिटर्न दिखा देते कि 3B फाइल नहीं करते थे। तब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप सबसे पहले आप जीएसटी 1 फाइल करिए, उसके बाद ही आप 3B फाइल करेंगे। 3B फाइल करने के बाद मैं आपको 2A और 2B के बारे में भी बताऊँगा कि कौन से बिल हमारे 2B में होते हैं और कौन से बिल 2A में होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप 3B, उससे पहले मैं आपको 3B बताता हूँ। 3B जैसे आप ओपन करेंगे, एक होगा वो पेपर ऑफलाइन और एक होगा पेपर ऑनलाइन। तो हमारे केस में हम ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। कभी कभार क्या होता है कि आपके बिल्स नहीं होते, जीएसटी के रिटर्न नील फाइल करनी होती है, तो आपको बस इसको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये आपका सारा सिस्टम यहाँ सिस्टमेटिक यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रिटर्न फाइल कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये आपकी रिटर्न फाइल। अगर हमारे केस में लेकिन नील रिटर्न नहीं है तो आप उसको नो करिए और नेक्स्ट। तो हमारे केस में जीएसटी की नील की रिटर्न 3B नहीं है, तो हम नो करके नेक्स्ट पर फाइल कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करके नो फाइल करेंगे, आपको सबसे ऊपर जो कॉलम शो करेगा वो शो करेगा 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो जैसे आप उसमें जो जीएसटी 1 में जो आपके डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये वाला कॉलम है इसमें ऑटोमेटिकली डिटेल आएगी। आउटवर्ड टैक्सुअल सप्लाई अदर देन जियो रेटेड नील रेटेड एंड एग्जाम सप्लाई, कि जो कि उसके अलावा जो यहाँ पर रिटर्न होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें बी पार्ट में वो रिटर्न वो आते हैं जो कि जियो रेटेड होते हैं, सप्लाई होती हैं। तो जियो रेटेड सप्लाई आपकी इसमें आ जाएंगी। फिर आपके 3 पार्ट में आएंगे नील रेटेड एग्जाम्प्ट, जो कि नील रेटेड और एग्जाम्प्ट हैं, जो कि जीएसटी में अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको अभी जीएसटी में आप इसके ऊपर टैक्स भी नहीं है और ना ही ये इसमें जीएसटी के अंदर है। तो ऐसी सप्लाई आप इसमें आएंगे, जैसे कि आपकी परचूनिंग की दुकान होती है तो उसमें भी जो आपकी सेल परचेस होती है वो सारी एग्जाम्प्ट होती है। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, इसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे सप्लाई जिसका टैक्स वो नहीं जमा कराएगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बिल इनवॉइस जनरेट करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगा के, और कि जो कस्टमर से हम जीएसटी का अमाउंट लेते हैं उसका हम जमा कराते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कस्टमर को खुद जमा कराना होता है जीएसटी का अमाउंट जीएसटी के साइट पे जाके। अब आप कहेंगे कि वो कैसे जमा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो रिवर्स चार्जेस जिस पे एप्लीकेबल होता है वो उनके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर होता है, तो आप उसके ऊपर आरसीएम लगा के आप कर दीजिए। और अगर इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो फिर खुद जमा कराना पड़ता है। अब एक केस में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्टर पे आरसीएम एप्लीकेबल है और परचेस पे भी आज ये इनवर्ड सप्लाई, ये परचेस पे जो आप परचेस करेंगे आरसीएम में उसके ऊपर है, तो उसमें आपको जमा कराना पड़ता है। तो जैसे कि आपने कभी दिल्ली से यहाँ से आपने बिल्टी लगा के आपने कहीं माल भेजा तो उस पर वो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो अगर वो क्या करते हैं कि आप पे ये बिल लगा के वो आपका जीएसटी 1 में शो कर देते हैं। जैसे आपका जीएसटी 1 में शो कर देगा उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली इसमें वो अमाउंट शो करेगा जो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो उतने का अमाउंट आपको कैश में जमा कराना होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर होता है उससे एडजस्टमेंट नहीं होता, जितना आपका कैश लेजर में होता है उससे एडजस्टमेंट होता है। और इसमें नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, तो ये इसमें कुछ नहीं आता। इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे इसको आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे
आपकी जो डिटेल जो आपने सेव करी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगी। उसके बाद आता है आपको सप्लाईज नोटिफाइड नंबर सेक्शन 95 एंड CGST एक्ट 2075। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कि ई कॉमर्स में रजिस्टर्ड होते हैं और अपने सप्लाईज देते हैं। तो उस केस में आपको इसमें भी आपको अपना अमाउंट शो करना होता है कि आपका कितना आपका अमाउंट आउटपुट था, कितना नहीं था। उसके बाद 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई। 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई में वो सप्लाई आती है जो आप अपने जिस स्टेट से आपका GST नंबर है, मान लीजिए आप यूपी का है, तो अब यूपी के बाहर जो आप अपनी डिटेल्स उसके बाद आप करेंगे 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में आपके वो बिल्स डालते हैं। मान लीजिए आपके पास यूपी का GST नंबर है, तो आप यूपी के बाहर जितनी भी GST का अमाउंट से, तो उसके बाद आपने 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई में आपको वो सप्लाई जाती है। मान लीजिए आपने जिस स्टेट का आपके पास GST नंबर है और उसके अदर स्टेट में आप अन्य स्टेट पार्टीज में आपको सेल्स करना होता है, तो वो सारी डिटेल आपको इंटर स्टेट सप्लाई में डालनी होती है। इसमें बस जस्ट क्या करना होता है, आपने अपना GST वो पार्टी का जो आप सेल कर रहे हैं वो लिखना होता है, टोटल अमाउंट लिखना होता है और जितना अमाउंट आप उसको टैक्स जमा कर रहे हैं वो लिख के कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं डालते। उसके बाद आता है आपका एलिजिबल ITC। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एलिजिबल ITC में आपको वो ITC डालना होता है जो आपके 2A में शो करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके 2A में जितना अमाउंट आपको शो कर रहा है वो सारा का सारा अमाउंट आपने यहाँ से उठा के यहाँ डाल, आप जितना आपका यह अमाउंट शो कर रहा है उतना ही आपका अमाउंट 2E में शो कर रहा होगा, या वहाँ से ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, अब यहाँ सब ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट फॉर गुड्स से आपको जो ITC अवेलेबल वो यहाँ पर आएगा। इम्पोर्ट फॉर सर्विस से आपको जो ITC अवेलेबल वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ IGST लगता है, CGST लगता नहीं है। इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्जेस। अब मैंने आपको 3.1 टेबल जो बताई थी उसमें जो आपने बताया था मैंने आपको कि इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्जेस, अब आप उसमें अमाउंट शो करेंगे। और इसमें से अगर आप किसी के परचेज़ करते हैं तो परचेज़ में हमें ITC मिलता है ना, तो उस केस में आप पहले वहाँ पर शो करके उसके पे करेंगे और फिर यहाँ पर आके आप उसका ITC क्लेम कर लेंगे। तो आपका क्या होगा कि जो आपने ITC पे किया है वो आपको ITC यहाँ मिल जाता है। फिर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD। अब ISD क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। अगर आपने उससे कुछ आपकी अगर उससे कोई ITC है तो आप इस पर रख लीजिए। तो जो मैं बताता हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है क्या, कि बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ सेल नहीं करता, कि मान लीजिए आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं बहुत सारी, तो उस ब्रांचेस में क्या होता है कि एक जगह से आपको सारी की सारी बिलिंग एक GST नंबर पे होगी, जो कि ISD नंबर होता है, वो सारी बिलिंग लेता है, वो सारी परचेज़ करता है और फिर उसके बाद जितना भी उसके पास इनपुट होता है वो सारी ब्रांचों को अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो ISD होता है। ठीक है, एक अलग से GST नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए अलग होता है। फिर एक ऑल ITC में आपका सारा ITC आ जाएगा, जो आपका यहाँ से 1 से लेकर 4 तक जो इतना ITC होगा वो आपके 5 में शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये एक होता है ITC रिवर्स्ड, एक होता है एज़ पर रूल 3840, ये कुछ गवर्नमेंट्स के रूल है, उसके हिसाब से आपको ITC रिवर्स करना होता है सेक्शन। ठीक है, इसके हिसाब से आपको ITC रिवर्स करना होता है। और जिसमें ये ब्लॉक होते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ गलत, फिर उसका होता है अदर्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ ITC रिवर्स का, आपने पिछले साल पिछले महीने गलती से एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया था, या जो ITC आपके पास एप्लीकेबल नहीं था फिर भी आपने क्लेम कर लिया था, तो आप उसको सबको अदर्स में डाल के रिजर्व कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। उसके बाद होगा अदर्स, ये हो गया D पार्ट। अभी गवर्नमेंट ने इसमें भी एक अपडेट लगाया है, ITC reclaim which was reverse under the table of 4B2। ठीक है, इस वाले में अर्लियर टैक्स पीरियड और एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) ITC restricted ड्यू टू POC रूल्स। अब इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट आपको पता ही है कि अगर आप किसी का 6 महीने के अंदर आप किसी का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका ITC आपको रिवर्स करना होता है। तो आपने अगर इसमें ITC रिवर्स कराए, अब जब आप उसको 6 महीने या मतलब साल बाद उसकी अगर पेमेंट कर देते हैं तो फिर आप उसके लिए लायबल हो जाते हैं ITC के लिए। तो वो ITC आपको यहाँ पर क्लेम करना होता था। आप सारा का सारा ITC यहाँ पर क्लेम करके और उसको कन्फर्म कर दीजिए।
तो ये डिटेल इसमें, वो सारी डिटेल इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे आप जो RTC लेने का आप उसको कन्फर्म कर दीजिए। जिससे आप कन्फर्म करेंगे, फिर नंबर 5 में आपका आ रहा है ऐसे सप्लाई जो आपने फ्रॉम a supply under composition scheme exempt and nil rated supply। ऐसी आपकी परचेज है जो कंपोजिशन से है और एग्जाम्प्ट है और नील रेटेड है, तो आप उसकी सारे का सारा अमाउंट यहाँ डाल लीजिए, इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। और ठीक है, और नॉन GST सप्लाई भी आप यहाँ डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड्स में रहती है चीज़ें कि आपने ऐसी कौन कौन सी परचेज़ करी है जो कंपोजिशन से करी थी और आपने नील रेटेड परचेज़ करी थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल दीजिए। तो इनवर्ट मतलब होता है कि परचेज़, ऐसे GST इनवर्ट सप्लाई। आउटवर्ड मतलब होता है कि सेल। अब इसमें 5.1 में आपको वो चीज़ें आएंगी, अगर आपने अगर लेट जमा जो करवाया है तो वो आप सारी चीज़ें आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने आपको सारे कॉलम बता दीजिए। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि अब ये सब आप करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपके पेमेंट इसके बाद आपने यहाँ आगे जाना है। इसे आप करेंगे, आपको शो कर जाएगा कितने आपका पेमेंट है, कितना लायबल थे, आप कितना पे करना है। फिर उसके बाद आपको दिखा रहेगा यहाँ पर आपका इसको क्या है, यूटिलाइज कैश बैलेंस 168 है और आपको एडिशन बैलेंस चाहिए 26 रुपये। तो उसके बाद आप इसकी, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आपको बैलेंस यहाँ पर यूटिलाइज पूरा 0 नहीं है तो आप यहाँ से क्रेडिट चालान पे क्लिक करिए। क्रेडिट चालान करने के बाद जब आपका चालान जमा हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 अमाउंट होगा। उसके बाद जब सारा अमाउंट, तो आप क्या करना, पेमेंट मेड इन क्वार्टर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद जैसे आपको फॉर्म शो करेगा, उसके बाद उस पर अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो ये आपको मैंने 3B का तो पूरा बता दिया। मैं आपको 2A और 2B का भी बता दूँ कि उसमें क्या होता है। तो 2A और 2B में आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ होता है। कि पहले हम 2A खोलते हैं। 2A में क्या होता है कि जितने भी आपके जिससे आपने परचेज़ करी है, जिससे आपने परचेज़ करी है, उसने जितने भी आपके अगेंस्ट बिल डाले हैं, वो सारे के सारे बिल्स आपको 2A में शो करेंगे। B2B में अगर आपने रजिस्टर्ड परचेज, अगर उसने कोई क्रेडिट नोट डाला तो क्रेडिट यहाँ पर शो करेगा, कुछ उसने अमेंडमेंट करी है तो यहाँ पर शो करेगा। ISD क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, ISD, TDS क्रेडिट अमेंडमेंट, TDS क्रेडिट, TCS क्रेडिट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो करेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें 2A में शो करेंगी। और B2B में, B2B अगर आप B2B खोलेंगे तो आपको जितने भी बिल्स होंगे, जितने भी आपने परचेज करा, वो सारा का सारा यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, जितना अमाउंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पर शो करेगा। अब इस केस में भी क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आपके इसमें तो शो करता है लेकिन 2A में शो नहीं करता। वो इसलिए होता है कि कभी कभार क्या होता है कि वो, जैसे कि हर गवर्नमेंट ने क्वार्टरली के लिए और मंथली के लिए एक डेट फाइल कर रखी है। जैसे क्वार्टर, जो उसकी क्वार्टरली, जैसे हमारी क्वार्टरली है, तो हमारे केस में 13 तारीख जो लास्ट डेट होती है, उससे पहले हम जितने हमने सप्लाई बिल्स सेल करें वो हमें चढ़ा देने चाहिए। अगर उसके बाद चढ़ाएंगे तो आपके 2A में तो शो करेंगे, लेकिन 2B में आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। उसका ITC कब मिलेगा, आपके नेक्स्ट मंथ को, उसके अगली नेक्स्ट मंथ को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो आपका बिल शो करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो आपको शो कब करेगा, जनवरी के मंथ में। मान लो जनवरी के मंथ में आपने 14 तारीख को आपने रिटर्न फाइल करी है, लेकिन आपकी लास्ट डेट थी 13 तारीख, तो उसका जो जनवरी का रिटर्न जब वो बंदा फाइल करेगा तो उसको उसका ITC नहीं मिलेगा। जब वो फरवरी की रिटर्न फाइल करेगा तब उसको ITC मिलेगा, क्योंकि 13 तारीख से पहले का जितना भी आपने बिल चढ़ा दिए उसका ITC आप सामने वाले बंदे को मिल जाएगा। और उसके बाद में आप जितने भी बिल चढ़ाएंगे, 14 को चढ़ाया, 15, 16, 17 और नेक्स्ट मंथ की फरवरी की मंथ 13 तारीख तक जितने बिल चढ़ा देंगे वो सारा का सारा उसको फरवरी की मंथ में ITC मिल जाएगा। तो 2B में वही बिल शो करते हैं जो आप मंथ, जो आपकी GST 1 की डेट होती है उससे पहले आप जो बिल आप फाइल कर देंगे वो सारे के सारे बिल आपके 2B में शो करेंगे। ठीक है, हमारे केस में क्रेडिट नोट है, तो ये देखिए क्रेडिट नोट है, तो जो आपने क्रेडिट नोट है यहाँ पे शो करेगा, लेकिन वो क्रेडिट नोट वहाँ पर भी शो करेगा 2A में भी। तो इस केस में ऐसे ही जो होता है पूरा 3B ऐसे फाइल करनी होती है, बहुत ध्यान रख के, क्योंकि 3B में क्या होता है कि आप टैक्स जमा कराते हैं, उसके हिसाब से आपका सारा जो आप टर्नओवर वगैरह सारा कुछ 3B से आता है, GST 1 से नहीं आता सारा का। जो आप 3B बहुत केयरफुल फाइल करनी चाहिए। तो ये थी आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी हमें मिलते रहे। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, नमस्कार।